गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष जो है आर्थिक सर्वेक्षण का जो है भाग 5 लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने आर्थिक सर्वेक्षण के 4 वीडियो जो है वो कवर कर लिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण का जो आज का जो आपका वीडियो रहेगा वो आपका रहेगा भाग 5। ठीक है, इसमें हमने पहले भी आपको बताया है कि इसमें हम प्री के फैक्टर डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ में जो आपकी लोअर की मुख्य परीक्षा है, एफआरओ की मुख्य परीक्षा जो होगी या पर बीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होगी, तो उसमें मेंस में आप इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज हम एक प्रश्न भी लेकर के आए हैं इसमें मेंस को लेकर के कि कैसे आप ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है उसको मेंस में आप किस प्रकार से यूज कर सकते हो, तो उसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज का जो आपका जो चैप्टर रहेगा भाग 5 का, वो आपका रहेगा परिवहन और संचार। परिवहन और संचार। पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं कि परिवहन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे राज्य के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का जो महत्व होता है वो क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है एक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। ठीक, आप इजिली इसके तहत व्यक्ति को व्यक्ति जो है व्यक्ति से जुड़ता है। दूसरा, उत्तराखंड के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, परिवहन के तहत जो है देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ते हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़ते हैं। और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र जो है विदेशों से भी इसमें जुड़ते हैं। ठीक है, तो परिवहन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका जो है एक तरीके से ये महत्व है। दूसरा, अगर हम बात करें कि परिवहन की देश राज्य की आर्थिकी में क्या महत्व है। परिवहन देखिए, परिवहन दो जगह आपका बहुत जगह परिवहन जो है दो जगह महत्वपूर्ण रूप से जो है आपका काम करता है। एक तो देखिए उत्तराखंड की जो हम बोलेंगे उत्तराखंड की जो आर्थिकी है, उत्तराखंड की जो आर्थिकी है ये टिकी हुई किसके ऊपर है। उत्तराखंड की आर्थिकी टिकी हुई है किसके ऊपर, यहाँ के पर्यटन के ऊपर। ठीक है, पर्यटन में उत्तराखंड में दो चीजें हैं। एक आपका क्या है, उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन, और उत्तराखंड में जो एक जो आपका नॉर्मल पर्यटन। उत्तराखंड जो है अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ इस कारण से जो है देश विदेश के जो यात्री इधर आते हैं। दूसरा, देवभूमि उत्तराखंड है। आजकल जैसे चारधाम यात्रा वगैरह चल रही है, तो इस कारण से जो पर्यटन यहाँ खींचा चला आता है, पर्यटक जो है खींचा चला आता है। तो जितना मजबूत हमारा परिवहन तंत्र होगा उतना जो है एक तरीके से आर्थिकी, राज्य की आर्थिकी के लिए भी क्या होगा, वो अच्छा होगा। ठीक है, तो सरकार ने इसमें काफी ज्यादा प्रयास कर रखे हैं, चाहे सड़क परिवहन के लिए हो, चाहे रेल परिवहन के लिए हो, चाहे आपका वायु परिवहन के लिए हो। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे इसमें सड़क परिवहन को लेकर। ठीक, तो एक पहले इसमें ब्रीफ ले लेते हैं और अंत तक वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि लास्ट में इसमें मेंस में जो आने वाला आपका प्रश्न है उसमें जो ये डेटा है इसको ये आपका किस प्रकार से मदद कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के इसमें मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सर इसकी पीडीएफ वगैरह दे दीजिए, तो इसके लिए हम क्षमा आपसे मांगेंगे, पीडीएफ नहीं मिल पाएगी आपको। और इससे आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, आपके प्री में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा। भले ही आपको अभी समय ज्यादा लगेगा, लेकिन खुद से आप नोट्स बनाओगे तो आपको जो है वो ज्यादा लंबे समय तक याद आएगा। ठीक है, तो चलिए एक बेसिक सा डेटा है पहले कि जो परिवहन है आपका, परिवहन जो विभाग है उसको सर्वाधिक राजस्व जो है वो किस वर्ष प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सर्वाधिक राजस्व जो इसको प्राप्त हुआ है वो आपका हुआ है 2023-2024। तो आप केवल ये डेटा इसमें याद रखना, राजस्व सर्वाधिक प्राप्त हुआ आपका 2023-2024। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि सर्वाधिक पंजीकृत वाहनों की संख्या भी कौन से वर्ष में है सर्वाधिक, 2023-2024 में पंजीकृत वाहन जो है वो सर्वाधिक 2023-2024 में ही। ठीक हो गया। उसके बाद ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से सवाल आपका निकल के नहीं आएगा। यहाँ से अब देखिए कि आपको इसमें क्या क्या चीजें करनी। पहला है आपका ई गवर्नेंस के माध्यम से जनता को ऑनलाइन सेवाएं। सरकार ने जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से कौन कौन सी सेवाएं जो है जनता को दी है, यहाँ से प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बनेगा। फिर इसको मेंस में कैसे यूज करोगे वो लास्ट में आपको करेंगे। तो ऑनलाइन सेवा देने के अतिरिक्त क्या है, सरकार ने क्या किया, आपका ई व्हीकल पॉलिसी लाई है। ई व्हीकल पॉलिसी लाई है। दूसरा, रेंट ए कैब स्कीम लाई है, जिसमें कैब वगैरह रेंट में दी जाती है। रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम लाई है और एग्रीगेटर स्कीम लाई है। इसमें से जो एक क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है वो आपका एग्रीगेटर स्कीम जो है वो किससे संबंधित है, तो ये आप ध्यान रखना, एग्रीगेटर स्कीम आपसे प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है ऑनलाइन ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड व्यवस्था। ऑनलाइन ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड व्यवस्था, देखिए उद्देश्य क्या है इसका, चार धाम पर आने वाले व्यावसायिक जितने भी कमर्शियल व्हीकल हैं, चार धाम पर आने वाले
व्यावसायिक यात्री वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा निर्गत किए जाने वाले ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था क्या कर दी जाएगी, ऑनलाइन। यानी कमर्शियल वाहन जो आपका उत्तराखंड में आएगा तो उसको जो ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, आ सकता है आपसे क्वेश्चन की ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड क्या है। ठीक, नेक्स्ट, कुछ परिवहन विभाग ने जो है कुछ योजनाएं चलाई हैं, इनके बारे में देख लीजिए। पहली योजना आपकी है HAMS, फुल फॉर्म इसकी है आपकी हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल सेफ्टी। चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया। किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। पहले तो आपसे यही पूछेगा वो HAMS की फुल फॉर्म पूछ सकता है। HAMS किस से संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है, सड़क दुर्घटनाओं से रोकने से, आर्थिकी से संबंधित है, वित्त से संबंधित है। तो आप इसको ध्यान रखना, HAMS की फुल फॉर्म याद कर लेना, हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल सेफ्टी। ठीक, इससे एक प्रश्न SI के पेपर में आया भी है, पिछले बार का जो इकोनॉमिक सर्वे बताऊंगा कौन सा हो प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर, यानी यहाँ पर क्या होगी, वाहनों की फिटनेस टेस्ट की जाएगी, वाहनों की फिटनेस टेस्ट की जाएगी, वाहनों की जो फिटनेस है वो टेस्ट की जाएगी। इसके तहत जो है ऋषिकेश और कोटद्वार कार्यालय, इन दोनों क्षेत्रों को याद रखिएगा, ऋषिकेश और कोटद्वार। ऋषिकेश और कोटद्वार कार्यालय में भारत सरकार के सहयोग से निरीक्षण और सर्टिफिकेशन का कार्य किया जाता है। प्रश्न प्री में बन सकता है कि जो ये ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग लेन है, इसमें निरीक्षण और सर्टिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। उसके लिए दो क्षेत्र चुने गए हैं, एक ऋषिकेश और एक कोटद्वार। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है और ऋषिकेश जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, 7 टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। 7 टेस्टिंग स्टेशन कहाँ कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं, एक आपका है देहरादून में, एक आपका है रुद्रपुर में, एक आपका है हल्द्वानी में, एक आपका है विकासनगर में, एक आपका है रुड़की में, एक आपका है हरिद्वार, और एक टेस्टिंग स्टेशन की कार्यवाही गतिमान है वो आपका है टनकपुर में। तो देहरादून याद रखिएगा, रुद्रपुर याद रखिएगा, हल्द्वानी याद रखिएगा, विकासनगर याद रखिएगा, रुड़की याद रखिएगा, हरिद्वार याद। अब देखिए याद करने का सिंपल सा तरीका है, 2 R तो आपके यहीं से निकल जा रहा है। एक तो आपका क्या हो गया, रुड़की और रुद्रपुर। ठीक, 2 H भी निकल रहे हैं देखिए यहाँ से, एक आपका हो गया हल्द्वानी और एक हरिद्वार। ठीक है, बच गए आपके दो तो आप आसानी से याद कर। ठीक, उसके बाद आपका है ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक की स्थापना। जो ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना की जा रही है, ये कहाँ की जा रही है आपकी, झाझरा देहरादून। कहाँ की जा रही है, झाझरा देहरादून। और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर जो है इसका पूरा नाम है IDDR। ऐसे भी आ सकता है आपसे, IDDR का मुख्यालय कहाँ है, झाझरा देहरादून। आप ध्यान रखना, देहरादून भी याद रखिएगा, झाझरा भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सरकार स्थापना करनी है। यह आपका राज्य में जो इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए जो है चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, और ये चार्जिंग स्टेशन जो स्थापित किए जाएंगे कितने किलोमीटर पर होंगे, ये 30 से 35 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये 30 से 35 किलोमीटर, सॉरी 35 से 40 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीयकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा। ये आपको मैं पहले जब इकोनॉमिक सर्वे का इंट्रोडक्शन कराया था मैंने, तो वहां पर आपको बताया था कि जो सरकारी वाहन होंगे, जो शासकीय वाहन होंगे, ऐसे वाहन जो 15 वर्ष से जिनकी आयु क्या हो चुकी है, अधिक हो चुकी है, उनको जो है पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा, उनके लिए क्या स्टार्ट कर दी गई आपकी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा। यानी उन वाहनों को जो है आपका धीरे धीरे करके जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डायनामिक टेस्ट टास्क फोर्स। इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है प्रश्न प्री में कि डायनामिक टास्क फोर्स क्या है। डायनामिक टास्क फोर्स का जो उद्देश्य है वो क्या है आपका, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के रोकथाम। एक तो क्या है सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, दूसरा है कर अववंचना अपवंचना। अपवंचना का मतलब आपका होता है कि जो लोग टैक्स नहीं देते, ठीक है, जो टैक्स नहीं देते हैं। उसके बाद है यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों और तीव्र गति से संचालित वाहनों के विरुद्ध जो है प्रवर्तन कार्रवाई और चेकिंग। तो एक तरीके से वाहन दुर्घटनाओं को रोकना इसका उद्देश्य है। दूसरा जो वंचना है अपवंचना है उसको रोकना है।
यातायात का जो नियमों का पालन करते हैं, यातायात के नियमों का जो पालन नहीं करते हैं उन लोगों के विरुद्ध क्या करना है, कार्रवाई करना है। इतना याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डायनामिक टास्क फोर्स क्या है। ठीक, उसके बाद आपका है सड़क सुरक्षा जागरूकता के दृष्टिगत गतिमान कार्यवाही का विवरण। इसमें ये सरकार जो है कौन कौन से काम कर रही है सड़क सुरक्षा को सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। तो एक आपका है सड़क सुरक्षा एक पहल पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य है 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। उसके बाद आईरेड परियोजना, ये आईरेड जो परियोजना है ये एसआई पेपर 2024 में आपसे पूछी गई, 24 या 25 में जब भी आपका पेपर हुआ था यहाँ पूछी गई है, और हमने क्लास में पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में जो है डिस्कस भी किया था। और आपके लिए बहुत इसमें मेहनत की जा रही है। जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे है उसका जो स्टैटिक पोर्शन है मैं वो भी इसमें करवा रहा हूँ, ताकि कोई चीज आपकी छूटे ना, क्योंकि हो सकता है स्टैटिक पोर्शन तो आपका जीएस का पार्ट बन गया तो वो इकोनॉमिक सर्वे 23 का भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है और 24 का भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो पिछला इकोनॉमिक सर्वे है उसके भी इसमें मैं नोट्स इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ये आईरेड वाला जो है नए इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया मैं, आप चेक कर लेना, नहीं देता। ठीक है, तो जो आपका आईरेड है इसका फुल फॉर्म है आपका इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, और इसका जो शुभारंभ हुआ है वो कब हुआ है, 2022 में। तो इसको याद रखना, आईरेड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड परिवहन निगम की मुख्य उपलब्धियां क्या क्या है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने यानी कौन कौन सी एक तरीके से योजनाएं चलाई हैं इस बीच। तो आपका पहला है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, HRMS। जो HRMS है इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत जो है एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके तहत जो है समस्त डेटा उपलब्ध है। जो आपके परिवहन निगम के कर्मचारी होंगे उनका समस्त डेटा इसमें उपलब्ध रहेगा। इसमें गोपनीय प्रविष्टि, सीआर वगैरह, उपस्थिति, अवकाश आदि। ठीक, उसके बाद सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन निगम ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है हमसफर ऐप। ठीक, सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने हेतु अलर्ट करने के लिए हमसफर ऐप, और इस ऐप का प्रयोग करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। कितना बढ़िया सवाल यहाँ से बन सकता है कि जो है हमसफर ऐप को लागू करने वाला या बनाने विकसित करने वाला जो है उत्तराखंड कौन सा राज्य। उसके बाद पैंच ऐप, ये कोई AEJE के पेपर में आया था। पैंच ऐप जो है सड़क के गड्ढों की सूचना देने हेतु, यानी आप कहीं पर भी जो है सड़क पर अगर गड्ढा देखते हैं तो आप उसकी क्या कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए। फोटो क्लिक करने के बाद इस पैंच ऐप पर उसको लोड कर दीजिए। सरकार जो है तुरंत उसका क्या लेगी, संज्ञान हो। ठीक, ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं ध्यान में, आईरेड वाला और पैंच ऐप। उसके बाद ये कुछ योजना है परिवहन निगम की द्वारा संचालित, ये बहुत रेयर चांस है इसका आ जाए, तो एक बार ऊपर ऊपर देख लेना। ठीक है, मासिक पास योजना परिवहन निगम ने चलाई है, 2011 में चलाई है। मासिक पास योजना कौन सी योजना होती है, जिसमें आप अगर आपको कहीं पर रेगुलर आप ट्रेवल कर रहे हो, जैसे आपकी जॉब जो है आप हल्द्वानी में रहते हो, आपकी जॉब जो है नैनीताल लग गई, आपकी जॉब जो है आपकी कहाँ लग गई, रुद्रपुर लग गई, तो वहां पर आप क्या करोगे, आप डेली का टिकट कटाने से आप क्या बना लोगे, महीने में एक पास बना लोगे, वो थोड़ा जो आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद छात्राओं हेतु निःशुल्क यात्रा, छात्राओं हेतु जो निःशुल्क यात्रा है ये आपकी स्टार्ट हुई है 2013 में। ठीक, उसके बाद रक्षाबंधन के दिन जो है महिलाओं को निःशुल्क यात्रा जो है वो आपकी स्टार्ट हुई है 2008। ठीक, उसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा ये आपकी स्टार्ट हुई है 2003 में। उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों हेतु निःशुल्क यात्रा स्टार्ट हुई है 2015। उसके बाद जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको निःशुल्क यात्रा दी जाएगी, कब से स्टार्ट हुई है, 2006 में। उसको भी आ जाओ। ठीक, इसी चैप्टर में आपकी जो है इसमें डाक संचार व्यवस्था भी दे रखी है। इसमें देखिए जो आपकी डाक संचार व्यवस्था है इसमें कुछ आंकड़े हैं, आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पे मैं बताऊंगा वहां पे याद, वहां पर जो है आपको अपने नोट कॉपी में कर लीजिएगा। एक राज्य में जो है एक जीपीओ है, जीपीओ का मतलब आपका है जनरल पोस्ट ऑफिस, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है राज्य में आपका है प्रधान डाकघर, उसके बाद है उप डाकघर, उसके बाद है शाखा डाक। प्रधान डाकघर की संख्या याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप यहाँ से सवाल बन सकता है कि राज्य में जो है जो उप डाकघर है उनकी संख्या शहरी इलाकों में अधिक है या ग्रामीण इलाकों में अधिक। तो याद रखना जो उप डाकघर है उनकी संख्या जो है शहरी इलाकों में अधिक है। और यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है जो शाखा उप डाकघर है इनकी संख्या शहरी इलाकों में अधिक है या ग्रामीण इलाकों में अधिक, इनकी संख्या जो है ग्रामीण इलाकों में अधिक। ये आप दो डेटा इसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कॉपी में नोट बना रहे हो तो जहां पर मैं काट रहा हूँ तो उसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं, आप बस डेटा डायरेक्ट लिखे, उप डाकघर, शाखा डाकघर, और ये तो आगे आपका थोड़ा समय भी बचेगा। अगर आप सोचोगे कि फिर जो है इससे कम समय में आप कर सकते हो तो फिर जो है नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिए। ठीक,
क्योंकि आपको जो है भले ही इसमें जो है 1-1.5 घंटा लग रहा होगा, हमें जो है इसमें 3-4 दिन लग जा रहे हैं एक वीडियो बनाने। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पीडीएफ मैंने पहले बोल दिया, पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज मत कीजिए। उसके बाद राज्य परिमंडल में कुल पासपोर्ट जो सेवा डाकघर है वो कितने हैं? 6। तो ये प्रश्न आ सकता है जो पासपोर्ट सेवा डाकघर है वो कहाँ कहाँ है? इसमें 4 जो आपके हैं प्रधान डाकघर हैं, और 2 जो है वो उप डाकघर है। प्रधान डाकघर कौन कौन से हैं आपके? नैनीताल, अल्मोड़ा, रुड़की और रुद्रपुर। ठीक है, इसलिए मैंने इस टाइप से लिख दिया इसको। एक आपका रुद्रपुर है, एक आपका रुड़की है, 2 R से हो जाएंगे, और एक आपका हो जाएगा नैनीताल, और एक आपका हो जाएगा। दूसरा जो उप डाकघर है ये आपके हैं काठगोदाम, और दूसरा आपका है श्रीनगर। ठीक। उसके बाद आपका है गंगाजल परियोजना। गंगाजल जो परियोजना है ये आपकी संचालित हो रही है 1/1/2019 से। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आ सकती है। ठीक है, इसके तहत जो है उत्तरकाशी मुख्य डाकघर से जो है गंगाजल का क्या किया जाएगा? विक्रय किया जाएगा, और बोतल का आकार याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से जो है एक हिस्ट्री का सवाल भी निकल करके आता है कि बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि कौन सा टिहरी का शासक था जिसने गंगाजल विक्रय पर कर लगा दिया। तो इसका आंसर है भवानी शाह। ठीक है, तो देखिए हम प्री के लिए भी आपको पढ़ा रहे हैं, मेंस के लिए भी आपको डेटा दे रहे हैं इसमें से, और उसके बाद जो है हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें निकाल के ला रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक क्वेश्चन आपका गंगा नदी से आता है कि गंगा नदी में उपस्थित है बैक्टीरियोफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज। तो गंगा नदी में जो बैक्टीरियोफेज है ये एक वायरस है। ये क्या है? एक वायरस है जो गंगा नदी में उपस्थित जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको खाता है। गंगा नदी में उपस्थित जो बैक्टीरिया होता है उसे ये मारता है, उसका एक भोजन होता है, एक तरह से मारता है उसे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न साइंस में बहुत बार आ चुका है कि बैक्टीरियोफेज क्या है या बैक्टीरिया। आप कंफ्यूज हो जाओगे, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज वायरस है जिसका काम बैक्टीरिया को खाना है। अभी जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो लगभग लगभग करोड़ों लोगों ने जो है इसमें स्नान किया था, और जो वैज्ञानिक थे इनके लिए भी ये कौतूहल का विषय था कि जितने लोगों ने भी यहाँ पर कोई स्नान किया किसी को भी जो है स्किन डिजीज वगैरह नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि इतने लोगों ने स्नान किया, और आप हरिद्वार से नीचे चले जाओगे तो गंगा का जल जो है उतना साफ है भी नहीं। तो जब वैज्ञानिकों ने उसमें एनालिसिस किया था तो ये लैब में टेस्टिंग की थी तो पाया था अभी भी उसके बावजूद भी इस बैक्टीरियोफेज की मात्रा जो है उस गंगा जल में अच्छी खासी है, तो जिस कारण से इन्फेक्शन जो है हुआ था वो नहीं हुआ। और एक प्रश्न यहाँ से हिस्ट्री का भी आता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो अपने रसोई का खाना गंगा जल से बना था? इसका आंसर है अकबर। आप पुराने पेपर उठा के देखना, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि राज्य के 4 जनपदों में जो है वायु गुणवत्ता मापन केंद्र की स्थापना की गई है। हरिद्वार में की गई है, यूएस में की गई है, देहरादून में की गई है, और नैनीताल में। तो हुडन करके आप कर सकते हो, आसानी से याद हो जाएगा। एच से हरिद्वार, यू से यूएस नगर, डी से देहरादून, और एन से नैनीताल। अब एच से हल्द्वानी मत कर देना, फिर वो आपकी। ठीक। उसके बाद जो है आपका अधिकतम सड़कों वाला जो जिला है वो आपका पौड़ी है। उसके बाद न्यूनतम सड़कों वाला जो जिला है वो आपका बागेश्वर है। अधिकतम वाहनों की संख्या वाला जिला आपका देहरादून है, और न्यूनतम वाहनों की संख्या वाला जिला जो है रुद्रप्रयाग है। ये डेटा भी इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, ये हमने एक्स्ट्रा आपके लिए करा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ से जो है आप मेंस के लिए कौन सा सवाल बन सकता है। देखो सवाल ऐसा बनेगा, अगर आप देखोगे 2024-25 में एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राज्य में जो है दुर्घटनाओं की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है राज्य में हाल ही में जो है सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। ठीक, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, और आपसे प्रश्न आ सकता है कि इनको रोकने के उपाय बताएं, रोकने के उपाय। ठीक है, तो जो रोकने के उपाय हैं ये हम आपको यहाँ पर से बता रहे हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में हमने करवाया। तो रोकने के उपाय में आप क्या क्या कर सकते हो? एक आप कर सकते हो आईरेट कर सकते हो, आईरेट अभी बताया मैंने आपको। दूसरा आप क्या कर सकते हो? डायनामिक टास्क फोर्स, डीटीएफ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप लिख सकते हो हम सफर ऐप, हम सफर ऐप। पैंच ऐप भी लिख सकते हो, पैंच ऐप लिख सकते हो। ठीक है, HAMS लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद टेस्टिंग लेन लिख सकते हो, टेस्टिंग लेन। ठीक है, तो आप अगर ये चीजें लिखोगे तो आप यकीन मानिए औरों से अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक और गवर्नमेंट का डेटा है। ठीक है, और उत्तराखंड में तो वैसे ही डेटा जो है इकट्ठा करना बहुत मुश्किल बात है। अगर आप अभी से लगे रहोगे तो तब जाकर के हो पाएगा, नहीं तो उस समय जब रिजल्ट आएगा उसके 3 महीने बाद मेंस का एग्जाम हो जाएगा, हाथ पैर फूलने लग जाता है, कुछ नहीं हो पाएगा उससे। ठीक है, तो हमारी बातों को गंभीरता से लीजिए तो आपको फायदा रहेगा एग्जाम में। ठीक। दूसरा यहाँ से देखिए, ई गवर्नेंस में भी आप लिख सकते हो। ई गवर्नेंस, हो सकता है कोई कल को सवाल ई गवर्नेंस से संबंधित आपका आ जाए, तो वहां पर आप ई गवर्नेंस से संबंधित क्या लिख सकते हो, ग्रीन कार्ड लिख सकते हो। ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड निर्गत किया जाना, ये भी तो ई गवर्नेंस ही है, ट्रिप कार्ड। ठीक। एग्रीगेटर स्कीम लिख सकते हो, एग्रीगेटर स्कीम लिख सकते हो। तो थोड़ा धैर्य रखो आप लोग, समय लग रहा होगा आप लोगों को, कोई भी अच्छी चीज होने में समय लगता है। खाली हवा हवा में करा देंगे, 1-2 दिन में पूरा करा देंगे, तो वो भी आपके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा। ठीक है, तो ये बार बार जो है पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए, इसको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से देखो फायदा क्या होता है, नोट्स बनाने से चीजें याद होती है, अपने हाथ के नोट्स जो होते हैं वो अपने हाथ के नोट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कीजिए कि आपका प्री में भी इसमें दिक्कत ना हो और मेंस में भी परेशानी हो। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज की पढ़ाई जो है अलग अलग नहीं होती। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, साथ ही जो है हमारा वीडियो का कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। हल्द्वानी में हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप हल्द्वानी में हैं तो विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर में। और दूसरा जो है, अभी फिलहाल के लिए हमने जो है टेस्ट सीरीज रोकी हुई है, तो उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम जो है इंपॉर्टेंट आपसे नोट शेयर करते हैं। ठीक है, और जो जो चीजें आपको टेलीग्राम में भेजी जाती है कृपया उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। हाथों हाथ नोट कर लोगे तो उसको आपको फायदा हो, बाद में स्क्रॉल करते हो फिर ढूंढते रहो। ठीक है, तो ये चीज है। और पढ़ाई जो है इस समय अपर पीसीएस के लिए तेज कर दीजिए, जिनको लगता है कि वो लोअर पीसीएस में ही फोकस रहना चाहते हैं, तो मेंस की तैयारी भैया अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अभी से मेंस के लिए पढ़ोगे तो तब आपको फायदा होगा। 1-2 घंटा कम से कम मेंस के लिए निकालो, कम से कम एडिटोरियल लिखने की प्रैक्टिस करो, या जो क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं पहले उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।